Hello everyone, I hope you all are doing very well. So, welcome to the daily news analysis where we cover the most important current affairs in a simple, concise, and an exam relevant manner. तो आज का ये सेशन देखने के बाद आपको जो भी न्यूज़पेपर है आज का, जो भी करंट अफेयर्स हैं, उनको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। वी विल ट्राई कि जो आपके जितने भी एग्जाम से रेलेवेंट कंटेंट है, जो एग्जाम से रेलेवेंट न्यूज़ है, वो हम सारी आज के इस सेशन में कवर करेंगे। ओके, so let's begin with the first news article. So the first news article talks about Prime Minister's recent visit to Israel. Okay, it says India stands firmly with Israel, Modi tells Knesset. Okay, तो इस न्यूज आर्टिकल से इस जो ये रिसेंट विजिट है हमारे प्राइम मिनिस्टर की इजराइल में, तो इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, जो आपको समझने की जरूरत है। यस, सो फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि what is the name of Israel's parliament. Okay, secondly you must know कि Israel's parliament में कितने members हैं. Yes, how many members are there. Then you must know कि हमारे इंडिया के इसराइल के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुए. यस, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट. Then lastly, for prelims, you should also know that who was the first Indian Prime Minister to address the Israel's parliament. ठीक है, prelims के point of view से आपको ये सारे facts पता होने चाहिए. Yes, then from mains point of view, we will see that how India and Israel's relations have evolved over the year. Yes, कैसे हमने जो इजराइल के साथ हमारे रिलेशंस हैं वो कैसे बेटर हुए हैं, या उनमें क्या चेंजेस आए हैं, वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ये सब हमें जानने की जरूरत है अपने मेंस एग्जाम के लिए. ओके, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. दैट व्हाट इज द नेम ऑफ इजराइल्स पार्लियामेंट? इट इज नेसेट. ओके, सो यू हैव टू कीप इन माइंड इफ अ क्वेश्चन कम्स, द नेसेट इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? इट इज इजराइल्स. ओके, then you need to know how many members. So there are 120 members. ठीक है, नेसेट 120 members. Then you need to know who was the first Indian Prime Minister to address Israel's parliament. It is our recent Prime Minister नरेंद्र मोदी. ओके, दिस ऑल्सो यू नीड टू नो कि अभी तक क्या किसी प्राइम मिनिस्टर ने, क्या किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इजरायली पार्लियामेंट को एड्रेस किया है. आपको स्टेटमेंट फॉर्म में कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है. यस, तो यू शुड नो दैट आवर रिसेंट प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस इजरायली पार्लियामेंट. ओके, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्स दैट व्हेन वर फुल फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिलेशंस विद इजराइल एस्टैब्लिश्ड. तो आपको ईयर याद रखना है, इन 1992 कि हमारी जो फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं इजराइल के साथ, दे वर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1992. ओके, ये हम समझेंगे अभी कि क्यों हमने इतनी लेट डिप्लोमैटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए इजराइल के साथ. ओके, वी विल अंडरस्टैंड दिस व्हेन वी लुक एट द एवोल्यूशन ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशंस. ओके, तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द एवोल्यूशन. लेट्स टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ दीज रिलेशंस. देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि सिविलाइजेशनल टाइज भी इंडिया और इजराइल के बहुत गहरे हैं. यस, दे बोथ ऑफ देम डिसेंड फ्रॉम वेरी ओल्ड सिविलाइजेशंस. यस, अगर हम बात करें कल की प्राइम मिनिस्टर स्पीच की, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी स्पीच में ये कहा कि बोथ इंडिया एंड इजराइल आर एंशिएंट सिविलाइजेशंस विद मॉडर्न एस्पिरेशंस. यस, जो दोनों कंट्रीज है, ये कहने का मतलब ये था हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि जो दोनों कंट्रीज हैं इंडिया एंड इजराइल, दे हैव लॉन्ग हिस्ट्री. यस, उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत साल पुरानी है. यस, उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो भी बहुत ओल्ड है. यस, दे हैव लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल आइडेंटिटी. यस, जिस वजह से उनके इंडिया एंड इजराइल के अमंगस्ट एक shared historical consciousness hai. Yes, they are not very new countries, but they have descended from very old civilizations. Yes, so this is the first point of commonality between the two countries. Yes, so this says that both India and Israel trace their origins to some of the world's oldest civilizations. That is why both countries share strong civilizational memory, cultural resilience, etc. Okay, so this is the first point of connect, the first similarity between two countries. सेकेंड इज दैट कि जो हमारी कंट्री इंडिया है, वहां पे जो ज्यूज की प्रेजेंस है, ज्यूज हैव बीन प्रेजेंट इन आवर कंट्री फॉर ओवर 2000 years. यस, तो ज्यूज जो इजराइल में डोमिनेंट रिलीजन है, उस रिलीजन के लोग हमारे कंट्री में भी ओवर 2000 ईयर पहले से आ चुके हैं. यस, हमें ज्यूज देखने को मिलते हैं केरला में, महाराष्ट्र में, और इवन
Kolkata mein. Yes, so they are spread across various parts of the country. India has been a welcoming home to Jews. Yes, so these are the two civilizational ties between India and Israel. Okay, I hope these are clear. Now let's move to understanding that how have these ties evolved over the years. ठीक है, तो हम इंडिया इजराइल रिलेशंस को 3 phases में स्टडी करते हैं. So the first phase was between 1948 to 1992. This was the phase of cautious and limited engagement. Yes, तो जैसा आपको नाम से पता लग रहा है, cautious and limited मतलब हम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे इसराइल के साथ. Yes, जो हमने पढ़ा कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हमने एस्टैब्लिश किए वो भी 1992 में ही किए. But from 1948 to 1992, our engagement with Israel was very limited. Now you'll ask me the reason for it. Why was it so? See, it was because, देखिए, आपको पता होगा इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में. यस, ऑल ऑफ अस नो अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट. तो ये जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. आप ये मत समझिए कि अभी कुछ साल पहले ही लड़ाई शुरू हुई. यस, इट्स नॉट सो. इट्स रूट्स डेट बैक टू 1948. यस, 1948 में जब फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुआ था, तब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुकी है बिटवीन पैलेस्टीनियन अरब्स एंड इजरायली ज्यूज. ओके, तो 1948 से लेकर 1992 तक इंडिया साइडेड वेरी स्ट्रांगली विद पैलेस्टीनियन कॉज. यस, इंडिया का ये मानना था कि पैलेस्टीन को एक अलग इंडिपेंडेंट सोवरीन नेशन बनना चाहिए. पैलेस्टीन को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें अलग से रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए. तो इस वजह से ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन कॉज, इंडिया engaged very limitedly with Israel. Okay, I hope this is clear. ये जो conflict थी, इस वजह से India decided to side more with Palestine as compared to Israel. That's why we did not have full-fledged diplomatic relations. Yes, we only had a Israeli consulate in Mumbai. That's it. कोई embassy नहीं था, कोई diplomatic relations नहीं थे. Our ties were only limited to one consulate, one Israeli consulate in Mumbai. I hope this is clear. Also आपको पता होगा ये जो फेज था 1948 to 1990s तक, दिस वाज द एरा ऑफ कोल्ड वॉर. यस, और कोल्ड वॉर पीरियड में इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी? यस, वो स्ट्रैटेजी थी द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. यस, तो इंडिया किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एक पर्टिकुलर साइड लेने से दूर रहता था. यस, वी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. वी डिड नॉट वांट टू अलाइन विद either the USSR side or the USA side. Okay, this was our stance. तो इस वजह से भी जो हमारे relations थे इजराइल के साथ, they were very limited. Okay, then comes second phase. Let's understand second phase. Phase 2 starts after 1992. It was the phase of normalization and gradual expansion between 1992 and 2014. Okay, तो 1992 में क्या होता है? Cold War has ended by now. Yes, I hope you have studied in your world history classes. So this was the post-Cold War era in which Israel and India came forward to establish formal diplomatic relations. Yes, दोनों countries ने अपनी अपनी country में embassies खोले. Yes, India opened its embassy in Tel Aviv. Yes, and Israel's embassy was also opened in New Delhi. Okay, so formal diplomatic relations got established as late as 1992. Okay, then थोड़ा थोड़ा cooperation भी start हुआ. Yes, both countries started cooperating in the areas, particularly defense. Yes, Israel emerged as a major defense supplier to India. Yes, Israel हमें unarmed aerial vehicle supply करने लगा, missiles supply करने लगा, surveillance equipment supply करने लगा. Okay, so जो हमारी limited engagement थी वो धीरे धीरे expand होने लग गई. Okay, this was the second phase. Now comes the third phase. Third phase is the phase of strategic partnership and public diplomacy. Yes, तो 2014 के बाद हमारी जो normal partnership थी, that got elevated to the level of strategic partnership. Yes, जो हमारे इजराइल के साथ संबंध थे वो सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहे. We started cooperating in other sectors also. Yes, डिफेंस के साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेट करना स्टार्ट किया. Yes, और जो हमारा रिलेशन था इजराइल के साथ, दैट स्टार्टेड बिकमिंग वेरी पब्लिकली विजिबल. यस, हमने पब्लिकली विजिबल बनाया. जो हमारी हायर अथॉरिटीज हैं, यस, दे स्टार्टेड ओपनली एंडोर्सिंग आवर रिलेशंस विद इजराइल. यस, तो हम वी वर नॉट हेजिटेंट एनी मोर कि अगर हम पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करते हैं तो हम इजराइल के साथ एंगेज नहीं होंगे. नो, the top leadership
did not take this stance, right? Rather it took the stance of dehyphenation. Dehyphenation से आप क्या समझते हैं? Dehyphenation policy, yes, दिस इज अ पॉलिसी दैट सेज कि हमारे पैलेस्टीन और इसराइल के साथ इंडिपेंडेंट बायलैटरल रिलेशंस होंगे. यस, हम एक कंट्री के साथ अपने रिलेशंस इसलिए खराब नहीं करेंगे क्योंकि हम दूसरी को सपोर्ट करते हैं. वी विल डील विद बोथ दीज कंट्रीज सेपरेटली, साइमल्टेनियसली एंड पैरेलली. हम दोनों के साथ पैरेलली डील करेंगे. वी विल सपोर्ट द पैलेस्टीनियन कॉज. वी स्टिल सपोर्ट दैट पैलेस्टीन शुड बी अ सेपरेट सॉवरेन स्टेट. यस, but at the same time we also recognize the fact that we can cooperate with Israel. Yes, हम इसराइल से कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, इसराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन कर सकते हैं. यस, सो दैट्स व्हाई डीहाइफनेशन, कि हमने दोनों कंट्रीज के साथ इंडिपेंडेंटली डील करना स्टार्ट करते हैं. यस, वी आर नॉट, our relation with Israel is now not getting influenced by our support for the Palestinian cause. Okay, I hope understood. So it says that there was public acknowledgement of the partnership. Yes, it was publicly visible. Relations got publicly visible. Yes, the cooperation was expanded to cybersecurity, artificial intelligence, semiconductors, etc. And apart from that, there were frequent top level visits. Yes, so prime ministers and other top level dignitaries started moving from one country to the others. There were frequent visits. Okay, I hope now it is clear that how our relations with Israel have evolved. Yes, कैसे हमारा पहले एकदम लिमिटेड एंगेजमेंट था इसराइल के साथ, और आगे चलते चलते आज हम एक ऐसे हमारे रिलेशनशिप की स्टेज में खड़े हैं जहां पे our prime minister has addressed the entire Israeli parliament. Yes, so I hope this evolution is clear to you. Yes, okay. Yes, the thing you need to understand here is dehyphenation, and I hope I have made that clear to you. Okay, so let's end with this article now. Yes, we understood what is Israeli parliament, and then we studied that how have India's relations with Israel evolved over time. Okay, now let's move to next article that talks about carbon capture and utilization technologies. Okay, so this becomes important from your environment subject. Yes, आप सबको पता है environment forms an it has important weightage in your prelims exam. Yes, तो इससे आपको पता होना चाहिए prelims के लिए सबसे पहले कि कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन क्या है. यस, जो ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं इस न्यूज आर्टिकल में, व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी, व्हाट इज दैट यूज्ड फॉर. यस, now what is the difference between CCU and CCS? These are two different kinds of technologies. Carbon capture and utilization, carbon capture and storage. इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये हम समझेंगे. फिर व्हाट आर पोस्ट कंबस्शन एंड प्री कंबस्शन कैप्चर टेक्नोलॉजीज. ये भी दो तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, हमें समझना है कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है. यस, तो हम ये सब समझेंगे प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सीसीयू टेक्नोलॉजीज हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसमें चैलेंजेस हैं, और हम कैसे आगे चलकर इन टेक्नोलॉजीज को अच्छे से यूज कर सकते हैं. यस, तो आइए शुरू करते हैं हम बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी. ओके, तो आप नाम से ही थोड़ा समझ सकते हैं इसको, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन. ठीक है, तो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन क्या करता है, जैसे इस पिक्चर में दिखा है, ये एक इंडस्ट्री है. यस, इट इज रिलीजिंग एग्जॉस्ट. यस, वो बहुत सारा गंदा स्मोक, गंदा एग्जॉस्ट एयर में रिलीज करती है. उस एग्जॉस्ट में क्या होता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड. यस, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो एयर में चला गया, अगर वो एटमोस्फेयर में चला गया, एनवायरमेंट में चला गया, तो वो एक ग्रीन हाउस गैस का काम करता है. यस, ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है. Yes, so CO2 is a pollutant as well as a greenhouse gas. So we do not want कि हम अपने जो CO2 निकल रहा है इंडस्ट्री से वो एनवायरमेंट में जाए. Yes, we do not want that. What we do then, जो CO2 इस एग्जॉस्ट में है उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, उसको हम कुछ टेक्नोलॉजीज यूज करके, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है कार्बन कैप्चर, वो टेक्नोलॉजी लगा के हम CO2 को अलग कर देते हैं, और फिर हम उसको कंप्रेस करते हैं. जो हमने CO2 कैप्चर किया उसको हम कंप्रेस करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और फिर फाइनली जाके हम उस कंप्रेस्ड CO2 को यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मे बी मेकिंग मोर फ्यूल्स, मेकिंग फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, है ना, बिल्डिंग मटेरियल्स, जहां जहां पे कार्बन की हमें जरूरत है वहां पे हम उसे यूज करेंगे. यस, तो यू कैन सी दैट इट इज फॉर्मिंग अ कंप्लीट सर्कल, इट इज फॉर्मिंग अ सर्क्युलर कार्बन इकोनॉमी. यस, जो कार्बन यहाँ पे, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक पल्यूटेंट बनने जा रहा था, जो एक वेस्ट बनने जा रहा था, उसको कैप्चर करके हमने एक रिसोर्स बना दिया. यस, उसको कैप्चर करके हमने
तरह तरह की और चीजें बना दी. यस, so that is what carbon capture and utilization is all about. Okay, now the second thing you need to understand, what is the difference between CCU and carbon capture and utilization and carbon capture and storage. Okay, अब देखिए, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन तो आप समझ गए कि कार्बन को कैप्चर करके हमने उसको कंप्रेस करके वी स्टार्टेड यूजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स एटसेट्रा. ओके, नाउ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इज व्हेन यू जस्ट, वही सेम प्रोसेस है कि जो CO2 आपके इंडस्ट्रीज से जो अलग अलग सोर्सेज है वहां से निकलता है, यू कैप्चर इट एंड यू जस्ट बरी इट अंडर द ग्राउंड. यस, यहाँ पे जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि हमें CO2 को कुछ ना कुछ करके एयर में जाने से रोकना है. यस, और एयर में जाने से रोकने के लिए हम उसे कैप्चर करते हैं और उसे अर्थ में बरी कर लेते हैं. यहाँ पे हम कार्बन को, जो हमने कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम यूज नहीं कर रहे. वी आर जस्ट मेकिंग इट गो अंडर द ग्राउंड. यस, ताकि वो हमारी एयर को पल्यूट ना करे, एनवायरमेंट को खराब ना करे. यस, क्लियर. ये दो टेक्नोलॉजीज बेसिक डिफरेंस समझ आ गया. एक में हम कार्बन को यूज कर रहे हैं और एक में हम कार्बन को अंडर द ग्राउंड बरी कर रहे हैं. ओके, अंडरस्टूड. नाउ देयर आर टू टेक्नोलॉजीज. जो कार्बन कैप्चर है वो हम दो तरह से कर सकते हैं. यस, कार्बन कैप्चर हम दोनों में कर रहे हैं, CCU में भी कर रहे हैं और CCS में भी कर रहे हैं. There are two ways we can do carbon capture. One is pre-combustion and the other one is post-combustion. Yes, pre-combustion से आप क्या समझते हैं? Yes, pre मतलब पहले. तो कंबस्शन से पहले, फ्यूल को जलाने से पहले ही अगर हम कार्बन को उसमें से निकाल दें, उस फ्यूल को बिल्कुल कार्बन फ्री कर दें, तो वो एक क्लीन फ्यूल बन जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेगा. यस, सो व्हाट डज प्री कंबस्शन इन्वॉल्व? CO2 is captured before burning the fuel. Yes, जैसे मान लीजिए ये हमारा फॉसिल फ्यूल है. Yes, इसको पहले हम सिन गैस में कन्वर्ट करते हैं. Yes, हम इस फ्यूल को हाई टेम्परेचर्स में इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम उसको बर्न करते हैं. इट टर्न्स इनटू सिन गैस. सिन गैस इंक्लूड्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. उसको फिर हम आगे स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जिस वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट टर्न्स इनटू CO2. यस, तो जो CO2 बन गया उसको हम कैप्चर कर लेते हैं और जो हाइड्रोजन रह जाएगा उसको हम एज अ क्लीन फ्यूल यूज कर लेते हैं. ओके, सो द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर इज दैट प्री कंबस्शन टेक्नोलॉजीज रिमूव कार्बन फ्रॉम द फ्यूल बिफोर बर्निंग इट. यस, फ्यूल को बर्न करने से पहले, फ्यूल का कंबस्शन करने से पहले ही अगर हम कार्बन को उसमें से निकाल दें तो वो हो जाएगा प्री कंबस्शन टेक्नोलॉजी. आई होप दिस इज क्लियर. यस, उसके बाद आप उस हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं. अलग अलग हाइड्रोजन को यू कैन यूज एज अ फ्यूल, जो भी आपको यूज करना है फ्यूल के लिए, और जो CO2 है उसको हम स्टोर कर लेते हैं या फिर उसको हम यूज कर लेते हैं. अंडरस्टूड व्हाट इज प्री कंबस्शन. नाउ व्हाट इज पोस्ट कंबस्शन. पोस्ट कंबस्शन इज जब हम फ्यूल को जलाने के बाद, after burning the fuel, after the fuel has undergone combustion, we take out carbon dioxide. Yes, जब फ्यूल बर्न होगा, जब कोई भी फॉसिल बेस्ड फ्यूल बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और जब वो एग्जॉस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो हम उसमें से CO2 को निकाल के उसको कैप्चर करके उसको और चीजों के लिए यूज करेंगे या फिर उसको अंडरग्राउंड स्टोर कर देंगे. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्री कैप्चर एंड पोस्ट कैप्चर. आई होप दिस इज क्लियर. यस, नाउ we need to understand, हमने पढ़ा था कि मेंस के लिए आपका जो GS पेपर 3 है वहां पे आपका एनवायरमेंट का सेक्शन है, राइट? उसमें आपको समझना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ CCU टेक्नोलॉजी इन क्लाइमेट मिटिगेशन. यस, कि क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए हम कैसे CCU टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं. यस, तो इट सेज इट रिड्यूसेस इंडस्ट्रियल CO2 एमिशंस. यस, हमने देख लिया कि हम CO2 को एयर में जाने से रोक रहे हैं. Yes, we are capturing it so that we can prevent it from entering the atmosphere, acting as a greenhouse gas, polluting our environment. Yes, so first is that it reduces industrial CO2 emissions. Yes, then second is it enables decarbonization of existing infrastructure. Yes, hard to abate sectors. Yes, hard to abate sectors क्या होता है? Yes, hard to abate sectors are those sectors जहाँ पे renewable energy का substitution बहुत difficult है. Yes, हम कह रहे हैं कि हमें we have to move from coal based, fossil based energy to renewable energy. Yes, this is what we are saying. बट कुछ सेक्टर्स आज भी ऐसे हैं जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना काफी चैलेंजिंग है, मे बी ड्यू टू कॉस्ट. यस, मे बी ड्यू टू एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. यस,
तो उन सारे सेक्टर्स जैसे वो आते हैं, स्टील हो गया आपका, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे सेक्टर्स आपके हार्ड टू अबेट सेक्टर्स में आते हैं। यस, तो व्हाट दिस टेक्नोलॉजी ऑफर्स इज अ अल्टरनेटिव कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की जगह हार्ड टू अबेट सेक्टर्स में वी कैन यूज सीसीयू टेक्नोलॉजी, कि अगर हम इन इंडस्ट्रीज में कार्बन कोल को बर्न कर भी रहे हैं तो उससे निकलने वाले CO2 को कैप्चर करके हम स्टोर कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। ओके, सो इट ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव फॉर द हार्ड टू अबेट सेक्टर्स। इट एक्ट्स एज अ ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी व्हाइल रिन्यूएबल कैपेसिटी स्केल्स अप। यस, जब तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हो जाती कि हम सारे सेक्टर्स में रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, तब तक के लिए हम इस सीसीयू टेक्नोलॉजी को एज अ ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, देन another is it promotes circular carbon economy. Yes, we studied that how it promotes circular carbon economy, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल से निकलता है एग्जॉस्ट से, उसको हम आगे जाके और चीजें बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। वो आपके फ्यूल्स हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो सकता है। यस, जो भी चीजें, जिस भी चीजों में हमें कार्बन की जरूरत होती है। क्लियर? सो दिस प्रमोट्स अ सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी। Then it also supports net zero targets. Net zero targets, yes, you all must be knowing, you all must have studied environment में कि जितनी भी countries हैं, they have taken certain commitments under the Paris Agreement. ठीक है, तो इंडिया का नेट जीरो टारगेट कब तक है? यस, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इंडिया का नेट जीरो टारगेट कब तक है? यस, बाय व्हेन डज इंडिया वांट टू अचीव नेट जीरो? यस, नेट जीरो से आप क्या समझते हैं कि जो हमारी इमिशंस हैं वो नेट जीरो हो जाएंगे। जितना हम इमिशंस रिलीज कर रहे हैं उतनी ही हम एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू ट्रीज, थ्रू मोर reforestation. Okay, so this is what net zero means, and you have to tell me by when has India targeted to become a net zero country. Okay, तो नेट जीरो में भी आपका जो सीसीयू टेक्नोलॉजी है इट विल हेल्प यू। अंडरस्टूड? ओके, नाउ देयर आर सम चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। हमने पॉजिटिव्स तो डिस्कस कर लिए कि इट हेल्प्स इन क्लाइमेट मिटिगेशन, इट रिड्यूसेस इंडस्ट्रियल emissions, it supports circular carbon economy, it supports net zero targets. Yes, it can help us decarbonize hard to abate sectors. ये सारे positives में आप लिखेंगे। Now comes what are the challenges associated with it. Yes, so the challenges are there are high capital and operational costs. Yes, तो CCU technology को install करने की cost है that is very high. Yes, then there is large energy requirement, there is an energy penalty for capture and compression. अब एक टर्म यूज की गई है यहाँ पे, एनर्जी पेनल्टी। यस, देखिए हमने बात की कि जो कार्बन कैप्चर करने के लिए आपको कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी चाहिए। यस, ऐसे ही तो आप गैस से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल सकते, यू नीड सम टूल्स, यू नीड सम मशीन्स, सम एडवांस टेक्नोलॉजी। यस, तो वो जो कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसको कंप्रेस करने की जो टेक्नोलॉजी है, that requires high energy, that has large energy requirement. That's why we say that there is an energy penalty. Yes, कि जो हम the steps we are trying to take, they have some energy, the large energy requirement associated with them. Okay, then there is risk of leakage. Yes, जब हम long term store करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, there is a possibility of leakage also, and it is not yet developed at global scale. ठीक है, अभी ग्लोबल स्केल पे ही ये जो टेक्नोलॉजी है उतनी फास्टली अडॉप्ट नहीं हुई है। ठीक है, देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट। जैसे पहले हमने पढ़ा, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, इस वजह से अभी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट होने में काफी समय लगेगा। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट सीसीयू टेक्नोलॉजी नाउ। यस, हमने पढ़ा कैसे वर्क करती है, फिर हमने पढ़ा कि क्या अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिससे हम सीसीयू टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनलाइज करते हैं। यस, प्री कंबशन और पोस्ट कंबशन। फिर हमने पढ़ा कि कैसे ये क्लाइमेट मिटिगेशन में हेल्प कर सकता है हमें, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा व्हाट आर द एसोसिएटेड चैलेंजेस। ओके, तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर कर लिया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। It talks about large language models. It says, how are Indian firms training LLMs? Yes, LLM stands for large language models. तो इस न्यूज आर्टिकल से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यस, जो हमने यहाँ पे टर्म यूज किया LLM, व्हाट डज इट मीन? यू शुड नो दैट हाउ डू वी ट्रेन LLMs। ठीक है, ट्रेनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग को हम कैसे, LLMs की ट्रेनिंग को हम कैसे करते हैं।
ठीक है, फिर आपको मेंस के लिए आपको समझना होगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फर्म्स इन ट्रेनिंग एलएलएम्स. दिस इज एक्चुअली दिस न्यूज आर्टिकल टॉक्स अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फर्म्स इन ट्रेनिंग एलएलएम्स. ओके, फिर उसके बाद आपको समझना होगा व्हाट इज द इंडिया एआई मिशन. यस, कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है मल्टीपल एआई फर्म्स को, एआई स्टार्टअप्स को, कि वो अपने एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करें. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इंडिया एआई मिशन के अंडर. ओके, तो सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ठीक है, देखिए, तो दिस इज एन एआई मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही मॉडल है लार्ज लैंग्वेज मॉडल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो मॉडल जो आपकी लैंग्वेज समझ सकता है. यस, दैट एआई मॉडल विच कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल. वो आपकी लैंग्वेज को समझ सकता है, वो आपको आपकी लैंग्वेज में आंसर कर सकता है. यस, जैसे चैट जीपीटी इज ऑल्सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल. It can understand your language, it can give you answers in your language. Yes, it can generate more content in your language. ठीक है, वो लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट भी कर सकता है. यस, वो समराइज भी कर सकता है आपकी लैंग्वेज को. तो एनी एआई मॉडल दैट कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, दैट कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच and answer your questions, yes, generate more content in your language, that is a large language model. For example, ChatGPT. Yes, understood what is a large language model? Clear? Now, next you need to understand what are the main stages involved in training a LLM. ठीक है, ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग क्या होता है? किसी भी एआई मॉडल को हम ट्रेन करते हैं. we say that we have to train this AI. ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो आपका एआई मॉडल है दैट नीड्स टू लर्न. यस, ट्रेनिंग मतलब लर्निंग. हम उसको एक डेटा सेट देते हैं, वो उस डेटा सेट से लर्न करते हैं. मान लीजिए आपने उसको एक बहुत बड़ा डेटा सेट दे दिया इंग्लिश लैंग्वेज का. ठीक है, तो वो उस डेटा सेट को पढ़कर, उस डेटा सेट को समझकर समझेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, उसकी ग्रामर के रूल्स क्या है. यस, उसमें कैसे वर्ड्स बनाए जाते हैं, अलग अलग वोकैबुलरी क्या है. यस, तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ट्रेनिंग. कि वो ट्रेनिंग वो प्रोसेस है जिससे एआई ह्यूमन बींग्स की तरह सोचना सीखता है. दैट इज ट्रेनिंग. यस, फिर हमें पढ़ना है व्हाट आर द मेन स्टेजेस इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग एंड एलएलएम. ठीक है, सो दिस वाज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे चैटबॉट्स. यस, चैटबॉट्स, ट्रांसलेशन टूल्स, चैट जीपीटी एटसेट्रा. ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल, कि हम कैसे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये सिखा सकते हैं कि आपको हमारी लैंग्वेज कैसे समझनी है. यस, आपको कैसे हमारी लैंग्वेज में कंटेंट जनरेट करना है, वो सारा हम अपने एआई मॉडल को कैसे सिखाते हैं. यस, तो उसमें पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन का. यस, जो लार्ज वर्ड यूज किया गया, लार्ज यही इंप्लाई करता है कि इस एआई मॉडल को आपको लार्ज डेटा सेट्स देने होंगे. यस, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स देने होंगे ताकि वो अच्छे से सीख सके. Yes, so models require huge text data sets from the internet, books, documents and conversation. Yes, तो सबसे पहले हम अपने जो एआई मॉडल है उसको बहुत सारे डेटा सेट देंगे. यस, तो हम उसे कहेंगे, पहले होती है प्री ट्रेनिंग. यस, डेटा सेट दे दिया, उसके बाद होगी प्री ट्रेनिंग. प्री ट्रेनिंग में क्या होता है? एआई लर्न्स लैंग्वेज पैटर्न्स बाय एनालाइजिंग बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स. ठीक है, तो प्री ट्रेनिंग में क्या होगा? वो जो आपका एआई मॉडल है वो लैंग्वेज पैटर्न सीखेगा. यस, कि ग्रामर कैसे वर्क करती है इंग्लिश की, वर्ड्स क्या क्या हैं, वोकैबुलरी क्या क्या है. यस, और वो सीखेगा कि मुझे नेक्स्ट वर्ड कैसे प्रिडिक्ट करना है. यस, तो जैसे आपका चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी ऑल्सो वर्क्स बाय प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड. जो आपने सेंटेंस उसे दिया है उस सेंटेंस के अगला वर्ड क्या आएगा, इस तरह से प्रिडिक्ट करते करते वो आपको एक पूरा पूरा पैराग्राफ या पूरा पेज बना के देता है. यस, इट वर्क्स बाय predicting the next word. That mechanism is also called as self attention. But for now you just understand कि जो प्री ट्रेनिंग होती है एआई मॉडल्स की, दैट हैपेंस जिसमें वो एआई मॉडल सीखता है कि लैंग्वेज पैटर्न्स क्या है, वोकैबुलरी क्या है, ग्रामर क्या है, एटसेट्रा. ठीक है, प्री ट्रेनिंग हो गई, उसको समझ में आ गया लैंग्वेज के बेसिक रूल्स क्या है. अब फाइन ट्यूनिंग होती है. फिर एक बार ये प्री ट्रेनिंग होगी, प्री ट्रेनिंग के बाद हम फाइन ट्यूनिंग करवाएंगे. फाइन ट्यूनिंग एआई मॉडल्स आर रिफाइंड यूजिंग टारगेटेड डेटा सेट्स. ठीक है, तो मान लीजिए हम एक एआई मॉडल बना रहे हैं हेल्थ केयर के लिए. सपोजिटली हमें एक ऐसा एआई मॉडल बनाना है जो हमारी हेल्थ केयर से रिलेटेड हमारी क्वेरीज आंसर करे. यस, तो उसको आपको ऑफ कोर्स हेल्थ केयर से रिलेटेड डेटा सेट देना होगा ताकि वो हेल्थ केयर से रिलेटेड समझ सके कि हाँ जी ये वाली बीमारियां होती हैं, इसके लिए कौन सी हमें, व्हाट इज द डायग्नोसिस, व्हाट इज द प्रिस्क्रिप्शन फॉर दिस. यस, ताकि वो समझ सके व्हाट इज द डायग्नोसिस, व्हाट इज द प्रोग्नोसिस एटसेट्रा.
सो फाइन ट्यूनिंग में हम क्या करते हैं, वी गिव targeted data sets for chatbots, translation, healthcare, legal, educational uses. Yes, जिस चीज के लिए आप एआई को बना रहे हैं, जिस चीज के लिए आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसका स्पेसिफिक डेटा सेट दिया जाता है फाइन ट्यूनिंग में. प्री ट्यूनिंग वाज जस्ट टू मेक दैट मॉडल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. यस, उसने लैंग्वेज सीख ली. अब लैंग्वेज सीखने के बाद उसको एक स्पेसिफिक चीज सीखनी है. दैट स्पेसिफिक चीज डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ट्रेनिंग दैट एआई मॉडल फॉर. ठीक है, प्री ट्रेनिंग फाइन ट्रेनिंग समझ आ गया. बस उसके बाद क्या होता है, डिप्लॉयमेंट. हम उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. यस, तो आपको दो टर्म्स का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, व्हाट इज प्री ट्रेनिंग एंड व्हाट इज फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्रेनिंग. ओके, क्लियर. नाउ द नेक्स्ट, इस न्यूज आर्टिकल में ये बात की गई थी कि जो हमारी इंडियन फर्म्स हैं, जो इंडियन एआई स्टार्टअप्स हैं, यस, जो एआई में काम कर रहे हैं, वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं इन ट्रेनिंग द एलएलएम्स. ठीक है, मान लीजिए उन्हें एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना है हमारी किसी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में. ठीक है, मान लीजिए गुजराती में उनको एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना है, एक ऐसा एआई मॉडल बनाना है जो गुजरात के फार्मर्स की क्वेरीज को आंसर करे. ठीक है, गुजराती लैंग्वेज में, और वो उनको आंसर दे. ठीक है, नाउ द फर्स्ट चैलेंज दे विल फेस इज data scarcity. Yes, Indian languages are underrepresented online, making training difficult. Yes, जो इंडियन लैंग्वेज के डेटा सेट्स हैं वो ऑनलाइन इतने अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास. उसमें हमारे पास उतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जो कि हम एआई को दे सकें. डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम उसे ट्रेन कैसे करेंगे, हम डेटा सेट नहीं दे पाएंगे तो वो एलएलएम ट्रेन कैसे होगा. यस, सो दिस इज first challenge, that is of data scarcity. We do not have adequate number of data sets in our vernacular languages. Second, compute constraints. Yes, training LLMs requires massive computing power and GPUs which are expensive and limited. Yes, so LLMs को we said कि LLMs have to train on very huge data sets. Yes, very huge मतलब billions of pages, billions of words. ठीक है, तो इतने सारे डेटा को हैंडल करने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड वेरी हाई कंप्यूटिंग पावर. यस, यू नीड जीपीयूज मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट. यस, ये क्या होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इनेबल्स पैरेलल प्रोसेसिंग, कि पैरेलली वो बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ प्रोसेस कर सकता है. यस, तो जो हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए टू मेक एलएलएम्स, दैट इज मिसिंग. वो या तो लिमिटेड है या फिर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो आउट ऑफ रीच हो जाता है बहुत सारे एआई स्टार्टअप्स के. एंड दैट इज अनदर चैलेंज वी फेस इन ट्रेनिंग एलएलएम्स. ओके, क्लियर. नाउ द थर्ड challenge is funding gaps. Yes, high costs of model training compared to global AI companies. Yes, तो जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं दे फेस मोर फंडिंग गैप्स. यस, जो फंडिंग चाहिए उनको ट्रेन करने के लिए, that is not very much available to them, not very much accessible to them. Okay, the last challenge is linguistic diversity. India's many languages and dialects complicate model design. Yes, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स कुछ की सिमिलर हैं. यस, दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. और जो आपकी हिंदी में आप जब देवनागरी स्क्रिप्ट में आप लिखते हैं तो इट इज नॉट एज सिंपल एज राइटिंग द इंग्लिश. यस, ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा दैट राइटिंग हिंदी रिक्वायर्स अ स्पेशल एफर्ट एज वेल एज रीडिंग हिंदी रिक्वायर्स अ स्पेशल एफर्ट. यस, देयर इज दिस जो आप अपर लाइन यूज करते हैं. यस, तो ये सारी चीजें जो हैं आपके वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें एलएलएम्स को बनाने में दिक्कत खड़ा करती हैं. ओके, ये सारे चैलेंजेस समझ आ गए आपको. यस, डेटा स्कार्सिटी, कंप्यूट कंस्ट्रेंट्स, फंडिंग गैप्स एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. यस, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गवर्नमेंट सपोर्ट. हमने चैलेंजेस तो पढ़ लिए, तो अब गवर्नमेंट भी तो कुछ कर रही होगी. यस, टू सपोर्ट एलएलएम्स, यस, टू सपोर्ट एलएलएम डेवलपमेंट. सो जो हमारा इंडिया एआई मिशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है हमारे एआई स्टार्टअप्स को, ताकि वो इंडिया स्पेसिफिक, इंडियन लैंग्वेज स्पेसिफिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बना सके. यस, so about 36,000 GPUs commissioned to support domestic AI development. ठीक है, इतने सारे 36,000 GPUs have been commissioned ताकि हम डोमेस्टिकली इंडिया में ही एआई का डेवलपमेंट कर सके, हमें किसी फॉरेन कंट्री की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ना होना पड़े. यस, सो गवर्नमेंट has reportedly allocated 4,096 GPUs to Sarvam with heavy subsidy. Yes, clear. Sarvam is one of the components of India AI mission. Okay, ठीक है, तो समझ आ गया आपको what is the government doing. Government is providing infrastructure as well as incentives through the India AI mission. Okay, now let's see what is this India AI mission about.
Yes, so it is a government of India initiative aimed at building strong indigenous artificial ecosystem in the country. Yes, कि हम चाहते हैं कि जो हमारे AI systems हैं वो हम इंडिया में बनाएं और इंडिया के लोगों के लिए बनाएं. Yes, right, like it's written here, make AI in India, make AI work for India. Yes, work for India, that means we need Indian language specific data sets. Yes, we need AI to work according to the needs of Indian people. And the second is that we want to make and build AI in India without relying on foreign countries. Okay, clear? Now we need to understand what are the 7 pillars of India AI mission. Yes, पहला है India AI Compute. इसका मतलब है कि इस मिशन के अंडर we are trying to increase our computing capacity. Yes, जो हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, जो हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बनाने के लिए हमें ज्यादा कंप्यूटिंग कैपेसिटी चाहिए, उसकी नीड फुलफिल करेगा इंडिया एआई कंप्यूट. ओके, सेकंड इज इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म. यस, वी हैव टू इंश्योर कि जो हमारे डेटा सेट्स हैं, जिसको यूज करके हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करना है, वो डेटा सेट्स हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हो. यस, वो डेटा सेट्स अनबायस्ड हो, उन डेटा सेट में कोई बायसनेस ना हो. यस, अगर बायसनेस होगी तो एआई भी वही सीखेगा और फिर वही वो आगे जाके रिप्रोड्यूस करेगा. यस, सो वी वांट टू मेक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट्स एंड unbiased data sets. Okay, that India AI future skills, that means we have to train our workforce for AI skills. ठीक है, हमें अपनी workforce को AI सिखाना है. Then safe and trusted AI. Yes, safe and trusted means that जो आपका AI है that is functioning according to the ethical guidelines. Yes, वो कुछ भी नॉन एथिकल चीज ना करे, वो कोई भी नॉन एथिकल आंसर ना दे, कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी आंसर ना दे. Yes, that is what is meant by safe and trusted AI. Then India AI Innovation Center. Yes, we want to innovate on AI. We want to build new models of AI. Yes, so that we can use AI in all the spheres. Yes, चाहे वो healthcare हो, education हो, governance हो, सारी जगहों पे हम AI use कर सकें. That is India AI Innovation Center. Then India AI Application Development Initiatives. Yes, so this also supports the development of AI applications across various sectors. Yes, then India AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग. यस, जो हमने फंडिंग का गैप देखा था, हमने ये देखा कि जो एआई स्टार्टअप्स हैं दे फेस अ फंडिंग क्रंच, तो उसको ओवरकम करने के लिए भी एक पिलर डेडिकेटेडली हमने इंडिया एआई मिशन में बनाया है, जिसका नाम है इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग. यस, सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या हैं. यस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को हम किस तरह ट्रेन करते हैं, किस तरह उन्हें सिखाते हैं. फिर हमने पढ़ा कि इंडिया की एआई फर्म्स हैं वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं. फिर हमने पढ़ा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या एफर्ट्स ले रही है. यस, उसके बाद हमने इंडिया एआई के बारे में पढ़ा और उसके 7 pillars डिस्कस किए. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. यस, so that ends our today's daily news analysis video. Okay, what you have to do, you just have to revise all this and we will meet again tomorrow in tomorrow's daily news analysis. Thank you so much.